हेलो दोस्तों, मैं अमित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस पर। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की। तो शुरुआत करते हैं आज की सीट की। देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। इंडियन रेलवे ने किस स्टेशन पर अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो इंडियन रेलवे से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका आंसर है आसनसोल, वेस्ट बंगाल। तो आसनसोल जो कि पश्चिम बंगाल का एक स्टेशन है, इंडियन रेलवे ने यहाँ पर अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स क्या है लॉन्च किया है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2, डिजिटल लेन देन रिपोर्ट 2019। तो डिजिटल लेन देन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, और ये किसने करी है? बाय वर्ल्ड लाइन इंडिया, ये एक कंपनी है, एक संस्था है, उसने क्या है ये रिपोर्ट पेश करी है। में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे एमएच का मतलब है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र क्या है डिजिटल लेन देन के मामले में 2019 में सबसे अग्रणीय राज्य है। और यदि हम बात करें शहर की, तो शहर कौन सा है यहाँ पर? बंगलुरु। तो बंगलुरु शहर डिजिटल लेन देन के मामले में सबसे नंबर 1 है। और यदि हम राज्य की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र जो है ये सबसे नंबर 1 पर है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी है जिसको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के जो सीएम है आदित्यनाथ योगी, श्री आदित्यनाथ योगी, उन्होंने क्या करा है इसका नाम में परिवर्तित कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर देखिए शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लिखा है ख्वाजा, तो उसके बाद डैश कर दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ये भाषा दे रखी है इसमें उर्दू अरबी फारसी, इन तीनों भाषाओं को हटाकर क्या लिख दिया है यहाँ पर भाषा कर दिया है। ठीक है, तो अब से इसका जो नाम हो गया है वो क्या हो गया है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4। झारखंड गवर्नमेंट, झारखंड सरकार ने बजट 2020-21 में प्रतिमाह 300 यूनिट तक खपत वाले परिवारों को फ्री यूनिट देने का वादा किया है। तो झारखंड गवर्नमेंट ने जो बिजली है वो फ्री करने की योजना बनाई है। पर किनको फ्री मिलेगी? जो एक महीने में 300 यूनिट क्या करते हैं? खपत करते हैं, 300 यूनिट यूज करते हैं। और उनको हर महीने कितनी यूनिट फ्री मिलेंगी? 100 यूनिट प्रतिमाह। कितनी मिलेंगी? 100 यूनिट प्रतिमाह। यानी कि अगर कोई 300 यूनिट से कम यूनिट जो है खपत कर रहा है तो उसके जो बिल है उसमें से 100 यूनिट क्या है उसकी माफ कर दी जाएंगी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले नई दिल्ली ने क्या है 200 यूनिट वालों परिवारों को भी क्या करा था? उनको मुफ्त कर दिया था, 200 यूनिट तक कोई भी बिजली का बिल नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 5। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए लग्जमबर्ग, जो लग्जमबर्ग देश है ये दोस्तों यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और ये ऐसा पहला देश है विश्व का जिसने अपने यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या कर दिया है? फ्री कर दिया है। क्या कारण है? यहाँ पर दे रखा है यातायात व पर्यावरण समस्या। यहाँ पर यातायात और पर्यावरण की जो थी समस्या वो बनी हुई थी, जिसके कारण इसने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सरकारी जो ट्रांसपोर्ट था उसको फ्री कर दिया है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है यहाँ पर? बस, ट्रेन और ट्रोमा। तो बस ट्रेन तो आपको पता होगा, और ट्रोमा या ट्रोम के नाम से भी जानी जाती है। जैसे कि हमारे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो रोड पे चलने वाली ट्रेन है, काफी धीमी गति में चलती हैं वो ट्रेन, उनको किस नाम से जाना जाता है? ट्रोम के नाम से जाना जाता है। तो लग्जमबर्ग ने क्या है अपने पूरे जो सिटी है या पूरे जो उसका क्षेत्र है, तो वहां पर उसको क्या कर दिया है? फ्री कर दिया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 6। 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कहाँ होगी? तो मेजबानी कौन करेगा? यहाँ पर देखेंगे तो पुणे जो है महाराष्ट्र में स्थित क्या है? एक प्रमुख शहर है। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी जो 2021 में होने वाली कॉन्फ्रेंस है वो 108वीं कॉन्फ्रेंस होगी। और इसका जो आयोजन करेगा, जो मेजबानी करेगा, वो कौन करने वाला है? पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, तो पुणे क्या है आपको याद रखना है। और पॉइंट नंबर 7 को देख लेते हैं। मिशन पूर्वोदय के तहत उड़ीसा को स्टील हब बनाने के लिए देश से मदद
ठीक है। तो ये कौन सा देश मदद कर रहा है यहाँ पर आप देखेंगे जापान। तो जापान क्या है, जो उड़ीसा है उसको क्या है स्टील हब में परिवर्तित करना चाहता है, और उसकी तरफ से क्या है उड़ीसा राज्य सरकार को क्या है मदद भी मिल रही है। और जो इस सब के तहत जो मिशन है, उस मिशन का नाम यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मिशन पूर्वोदय। तो मिशन पूर्वोदय के तहत उड़ीसा को क्या बनाने की, स्टील हब में क्या है परिवर्तित करने की योजना बन रही है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 8, LNG से चलने वाली भारत की पहली कॉमर्शियल बस जिस शहर में चलेगी उसका नाम क्या है कोच्चि। कोच्चि प्रमुख शहर है केरल राज्य का, और केरल की आपको राजधानी भी यहाँ पर पता होनी चाहिए, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो LNG देखने वाली पहली कॉमर्शियल बस कहाँ पर चलेगी, ये कोच्चि में चलेगी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, इजीली आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि LNG से चलने वाली पहली जो बस है वो कहाँ पर चलेगी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कोच्चि। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 9, चितेत्सु वातानाबे। तो चितेत्सु वातानाबे कौन है, इनके बारे में आप जान लीजिए। सबसे उम्रदराज व्यक्ति, ये क्या है विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका हाल ही में क्या हो गया है निधन हो गया, मार्च में इनका निधन हो गया है। तो ये क्या है सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, जिनकी एज कितनी थी 112 साल। 112 साल दोस्तों इनकी एज थी, और ये कहाँ से थे जापान। तो आपको पता भी होगा कि विश्व में यदि बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो एज वाले व्यक्ति हैं, या जहाँ की सबसे ज्यादा जो औसत एज है वो कहाँ पर है जापान में है। तो 112 साल के जो चितेत्सु वातानाबे जो व्यक्ति थे, इनका हाल ही में क्या हो गया निधन हो गया है, पेपर में आ सकता है ये किस देश से थे। तो ये जापान देश के थे, और जापान की राजधानी दोस्तों याद रखिए टोक्यो, ठीक है। तो टोक्यो क्या है जापान की राजधानी है। पॉइंट नंबर 10 को देख लेते हैं, पूमा कंपनी जो कि कहाँ की है जर्मनी की कंपनी है। पूमा कंपनी स्पोर्ट्स वियर वगैरह ये क्या है बनाती है, मोस्टली इसके जूते आपने कई बार देखे होंगे। इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और किसको बनाया है, ये एक अभिनेत्री है करीना कपूर। करीना कपूर को हाल ही में क्या है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पूमा कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पर याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 11, क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी। तो क्रिकेट विश्व कप जो ICC के द्वारा जो विश्व कप होता है उसमें फाइनल खेलने वाली विश्व की युवा खिलाड़ियों में जो बन गई हैं वो कौन है, शेफाली वर्मा भारत की हैं ये। और इनकी जो एज थी जिस दिन उन्होंने विश्व कप फाइनल खेला था क्रिकेट का, तो इनकी एज कितनी थी 16 ईयर्स 40 डेज, 16 साल 40 दिन क्या थी इनकी एज थी, जो कि क्या है सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्या है विश्व कप क्रिकेट का फाइनल खेला है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 12, ICC महिला T20 विश्व कप 2020 जीत लिया है। किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। और अभी हाल ही में मार्च में क्या हुआ था, ICC के द्वारा महिला T20 विश्व कप हुआ था, जिसमें विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया विजेता है। और इसने किसको हराया है, इंडिया को हराया है। उप विजेता इंडियन टीम थी, और कितने रनों से मात दी है, 85 रनों से क्या है यहाँ पर मात दी गई है। तो आप इसको याद रखें कि हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको क्या है जीत लिया है। पॉइंट नंबर 13 देख लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पारित किया है। राष्ट्र की भाषा है मराठी, उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए अपने यहाँ प्रस्ताव रखा है। और यहाँ पर आप ये जान लीजिए भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 6। तो पॉइंट नंबर 14 यहाँ पर देखेंगे शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं जिनके नाम यहाँ पर हमने दिए गए हैं। तो कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़ीसी और मलयालम। तो यहाँ पर क्या है भारत में जो अभी तक शास्त्रीय भाषाएं हैं उनकी संख्या 6 है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़ीसी और मलयालम। तो आप इनको याद रख सकते हैं। और ये ज्यादातर जो है ये क्या है दक्षिण भारत की भाषा है। तमिल जो भाषा है ये तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु भाषा को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है, कन्नड़ जो है ये कर्नाटक में बोली जाती है, उड़ीसा में उड़ीसी बोली जाती है, और मलयालम बोली जाती है केरल में।
केरल के अलावा हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसका नाम है लक्षद्वीप, वहां पर भी क्या है, मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये कि हमारी 6 भाषाएं हैं और महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ प्रस्ताव पारित किया है कि मराठी जो भाषा है उसको भी क्या है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 15, जम्मू हवाई अड्डा। ठीक है, जम्मू हवाई अड्डा जो जम्मू में स्थित है, इसका हाल ही में क्या है, नाम परिवर्तित कर दिया गया है। और किसके नाम पर रखा गया है, महाराजा हरि सिंह के नाम पर। महाराजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के क्या है, राजा रहे थे, उनके नाम पर जम्मू हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या है, रख दिया गया है। अब यह महाराजा हरि सिंह हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 20, 2 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार करने वाला पेमेंट बैंक। यहाँ पर बैंक पेमेंट्स लिखा है, ये पेमेंट्स बैंक है। तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसका आंकड़ा ग्राहकों का 2 करोड़ को पार कर गया है? तो IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है भाई, तो इंडियन पोस्ट जो भारतीय डाक विभाग की तरफ से जो पेमेंट्स बैंक जारी किया गया है, जो चल रहा है, उसका जो आंकड़ा है वो 2 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार कर चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, पॉइंट नंबर 17, राम वन गमन पथ। तो ये क्या है, एक पथ बनाया जा रहा है, एक रोड का निर्माण हो रहा है जिसका नाम क्या दिया गया है, राम वन गमन पथ। ये कहाँ पर बन रहा है, मध्य प्रदेश। तो इसको MP में क्या है, बनाया जाएगा। और ये किसके कहाँ से कहाँ तक होगा, चित्रकूट टू अमरकंटक। जो चित्रकूट है, देखिए चित्रकूट उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है और चित्रकूट जो है ये मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। तो दोनों ही राज्यों के अंतर्गत क्या है, चित्रकूट है। तो जो MP में चित्रकूट है, वहां से जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची जो जगह है अमरकंटक, वहां तक क्या है, ये एक पथ बनाया जाएगा जिसका नाम क्या रखा गया है, राम वन गमन पथ। अगले पॉइंट पर देखते हैं, पॉइंट नंबर 18, सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने में शीर्ष राज्य कौन सा है? सोलर रूफटॉप संयंत्र, जो कि छतों पर सोलर प्लेट लगाकर जो हम एक संयंत्र बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, सोलर रूफटॉप संयंत्र के नाम से जाना जाता है। और इसको लगाने में जो शीर्ष राज्य है वो कौन सा है दोस्तों, गुजरात क्या है, शीर्ष पे है, सबसे ज्यादा यहाँ पर लगाया गया है। और दूसरे नंबर पे जो राज्य आता है वो महाराष्ट्र है, MH यहाँ पर दे रखा है। तो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है और पहले नंबर पे कौन है, गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 19, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020। तो जैसा कि आपको पता है, हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो 2020 में जो योग दिवस मनाया जाएगा उसका मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा कहाँ पर, लेह। तो लेह में क्या होगा, इसका मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। और जैसा कि आपको पता है कि धारा 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 2 अलग केंद्र शासित राज्यों में क्या विभाजित कर दिया, जिनमें से एक क्या है, लद्दाख, उसकी राजधानी क्या है, लेह। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य कार्यक्रम जो है आयोजित होना है वो कहाँ पर होना है, लेह में। पॉइंट नंबर 20 पर बात करते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय नारा है वो क्या है, जय बांग्ला। तो जय बांग्ला, जैसा कि हम जय बोल देते हैं, उसको बांग्ला में कहते बोलेंगे जय बांग्ला। और ये 1971 जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस समय ये क्या है, एक प्रमुख नारा भी रहा था, जय बांग्ला। और इसी को क्या है, बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय नारा भी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 21, IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, अमिताभ बच्चन क्या है, पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं IDFC बैंक के। ब्रैकेट के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर हम डिटेल देख लेते हैं। नमस्ते ओरछा महोत्सव ये कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश में। जैसा कि आपको पता होगा, ओरछा जो है ये मध्य प्रदेश का एक क्या है, पर्यटन स्थल है, जहाँ पर नमस्ते ओरछा क्या है, एक महोत्सव हुआ है। और ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। सह्याद्री मेधा किस्म, ये किस्म है, किस फसल की किस्म है, धान की। ठीक है, तो ये पेपर में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सह्याद्री मेधा जो है ये किस फसल की क्या है, किस्म है। तो ये किसकी है, धान की एक क्या है, किस्म है।
चपचार कुट महोत्सव, चपचार कुट महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? मिजोरम में। तो मिजोरम जो भारत का एक नॉर्थ ईस्ट राज्य है, वहां पर चपचार कुट महोत्सव का आयोजन हुआ है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? मिजो समुदाय, जो यहाँ पर मिजो समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा क्या है ये आयोजित किया जाता है झूम खेती के अंत में। और आपको झूम खेती के बारे में भी पता होगा, जंगलों को साफ करके जो जमीन प्राप्त होती है और उस पर जो खेती करी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? झूम खेती। और उसके क्या है अंत में मिजो समुदाय के द्वारा एक महोत्सव बनाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? चपचार कुट महोत्सव। नीचे दे रखा है हाल ही में आए तूफान, जो हाल ही में तूफान आए हैं उनके बारे में यहाँ पर दे रखा है, तो उनको भी हम यहाँ पर क्या है डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से हाल ही में तूफान आए हैं और उन्होंने किस क्षेत्र को प्रभावित किया है। तो देखते हैं हाल ही में आए हुए तूफान। नंबर 1 पर यहाँ पर दे रखा है फैक्साई। तो फैक्साई जो तूफान था ये 9 सितंबर 2019 में आया था और इसने जो प्रभावित क्षेत्र था इसके द्वारा वो था टोक्यो। टोक्यो राजधानी है दोस्तों जापान की, तो जापान का जो टोक्यो शहर है वो इससे क्या है काफी प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं फोनी, या इसको फेनी के नाम से भी जाना जाता है। ये मई 2019 में क्या है आया था और भारत के 3 राज्य जो थे वो इसके संपर्क में थे, एक उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो ये 3 राज्यों से क्या है आके टकराया था। और यहाँ पर आप इसको भी याद रख सकते हैं, जो फेनी नाम दिया गया था तूफान का वो किसके द्वारा दिया गया था? बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। 3 नंबर पे यहाँ पर दे रखा है हेजीबीस। हेजीबीस भी एक तूफान है जो 12 अक्टूबर 2019 को आया और ये जापान से टकराया। जापान का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर जाके टकराया। 60 साल में शक्तिशाली तूफान, और इसको पिछले 60 साल में जो भी तूफान आए हैं उसमें इसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है दोस्तों। तो ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि हेजीबीस जो तूफान है ये किस देश के तट पर टकराया या इससे प्रभावित देश कौन सा था? तो दोस्तों कौन सा था? जापान। आगे देखते हैं बुलबुल। तो बुलबुल क्या है 10 नवंबर 2019 को तूफान आया था और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के क्या है तट से ये टकराया था आकर। और एक और तूफान है अम्फान। तो अम्फान देखें, अम्फान तूफान मई 2020 में आया है। यह उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के तट पर टकराया और 21 सालों का सबसे बड़ा तूफान है। 21 साल में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से टकराने वाले तूफानों में यदि हम बात करें सबसे बड़ा तूफान कौन सा है दोस्तों? अम्फान। और एक जो और तूफान दे रखा है यहाँ पर निसर्ग। निसर्ग 3 जून 2020 को क्या है ये तूफान आया है, गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर टकराया था। और इसका भी जो नाम है वो किसने दिया है? बांग्लादेश ने इसका नाम दिया है। तो यहाँ पर आप दो तूफान देख सकते हैं, एक तो फेनी है और एक है निसर्ग। दोनों ही नाम जो है ये किसकी तरफ से दिए गए हैं? बांग्लादेश की तरफ से दिए गए हैं। दोबारा दोस्तों अपने पॉइंट पर लौटाते हैं। पॉइंट नंबर 22, माइक्रोसॉफ्ट के निर्देशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। तो किसने दे दिया है? बिल गेट्स। जो बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं माइक्रोसॉफ्ट के, इन्होंने क्या है माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक मंडल से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 23, जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर कर दिया है महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में काफी नाम परिवर्तित किए गए हैं, जिनमें से 2 नाम अभी तक आ चुके हैं। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है उसमें भी जम्मू कश्मीर का ही नाम है। तो यहाँ पर आप देखें, हमने जो अभी बात करी थी वो जम्मू हवाई अड्डे की बात करी थी जिसका नाम महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखा गया है, और जम्मू यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा है। और ये किसने रखा है? नगर निगम, जो जम्मू का नगर निगम है उसने इसका नाम क्या है परिवर्तित किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यह भी जम्मू से ही है। सिटी चौक जम्मू, जो जम्मू में सिटी चौक है उसका नया नाम क्या रखा गया है? भारत माता चौक। ठीक है, तो भारत माता चौक के नाम से जाना जाएगा, जो अब तक सिटी चौक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 25, सभी बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। किसने समाप्त कर दी है? एसबीआई। जी हां, भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है
SBI उसने सभी बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस की जो अनिवार्यता थी कि आपको अपने खाते में इतना पैसा रखना ही रखना है, उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और उसकी जो ब्याज मिलता था बचत खाते पर उसको घटाकर 3 के आसपास लाके रख दिया है। ठीक है, तो बचत खाते में जो ब्याज मिलती थी उसको भी कम कर दिया गया है। और साथ ही जो 3,000 रुपए का जो मतलब न्यूनतम बैलेंस आपको क्या है अपने बचत खाते में रखना था, उसकी अनिवार्यता को भी क्या कर दिया गया है, यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 26, औरंगाबाद एयरपोर्ट। तो औरंगाबाद जो एयरपोर्ट है इसका भी नाम हाल ही में क्या है परिवर्तित कर दिया गया है। और ये किसके नाम पर रखा गया है, छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डे के नाम से अब ये जाना जाएगा। और दोस्तों ये भी आप ध्यान रखें, जो संभाजी थे ये कौन थे, शिवाजी के पुत्र। तो जो छत्रपति शिवाजी हैं उनके पुत्र हैं संभाजी, उनके नाम पर औरंगाबाद एयरपोर्ट हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या है रख दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 27, भावना डेहरिया। तो ये मध्य प्रदेश से हैं भावना डेहरिया। इन्होंने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को को क्या है, जिसकी हाइट यहाँ पर दे रखी है 2228 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर 228 मीटर क्या है इस चोटी की ऊंचाई है। इसको क्या किया है, फतेह किया है। इस पर सफलतापूर्वक इन्होंने क्या है विजय प्राप्त कर ली है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, भावना डेहरिया, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 28, गूगल मुंबई के बाद भारत का दूसरा क्लाउड सेवा क्षेत्र स्थापित करेगी। तो ये कहां पर करने वाली है दोस्तों, दिल्ली में। तो गूगल के द्वारा जो क्लाउड सेवा थी वो अभी तक मुंबई में प्रदान की जा रही थी। उसके बाद जो दूसरा क्लाउड सेवा क्षेत्र जो बना रही है गूगल, वो कहां पर बना रही है, दिल्ली में। तो ये आप याद रखें। तो अभी हमारे गूगल के द्वारा मुंबई और दिल्ली दो क्या हैं, क्लाउड सेवा क्षेत्र बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, श्रम मंत्रालय ने एनसीआर की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल कैपिटल रीजन में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु ऐप लॉन्च करी है। और उस ऐप का क्या नाम है, हमसफर। तो हमसफर ऐप के बाद आप क्या कर सकते हैं, डीजल को डोर स्टेप डिलीवरी पर क्या है मंगा सकते हैं। और ये पूरे एनसीआर में क्या रहेगी, उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 30, इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार ने 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए स्थान। तो ये कितने स्थान है दोस्तों, यहाँ पर 2 स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो विश्व धरोहर सूची में जो भारत सरकार की तरफ से शामिल किए गए स्थान है वो कौन कौन से हैं। एक स्थान है धौलावीरा, तो धौलावीरा को क्या है शामिल किया गया है। और एक है दक्कन संतलत। और जो हमारे भारत में जो विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल हैं उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 38। तो अब 38 स्थान हो गए हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 30, सिप्री के अकॉर्डिंग। तो सिप्री क्या है, एक संस्था है जो क्या करती है, एक सर्वे करती है। और वो भी किस प्रकार का सर्वे करती है, तो यहाँ पर आप पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। तो जो ऐसे देश हैं जो दूसरे देशों से हथियार खरीदते हैं उसका सर्वे किसके द्वारा किया गया है, सिप्री के द्वारा किया गया है। और उसमें जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है वो 1 नंबर है सऊदी अरब। तो दोस्तों सऊदी अरब जो है विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। इससे पहले भारत था, भारत ने अब कुछ हथियार लेना कम कर दिया है, या हम ये कह सकते हैं सऊदी अरब ने ज्यादा कर दिया है। भारत में कुछ जो हथियार हैं वो अब क्या हैं, मेक इन इंडिया तहत प्रोग्राम के तहत क्या है भारत में ही उनकी क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका कार्य किया जा रहा है। इसलिए 1 नंबर पर सऊदी अरब आ गया है और 2 नंबर पर क्या है भारत अभी भी बना हुआ है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो मिस्र है। तो मिस्र क्या है, तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। और 1 नंबर आप याद रखेंगे सऊदी अरब। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 32, ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और कहां से हैं दोस्तों, कोटा से। और इन्होंने कोटा में ही एक अभियान शुरू करा है जिसका नाम है गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु
एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम क्या है, सुपोषित माँ अभियान। इसको केवल माँ अभियान से भी जाना जा रहा है, पर आप यहाँ पर सुपोषित माँ अभियान भी क्या है याद रख सकते हैं। अगर माँ अभियान पूछा जाए कि हाल ही में माँ अभियान जो कि जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, तो उनके द्वारा क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है। ये कहाँ पर किया जा रहा है, कोटा में चलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 33। नकदी समस्या से जूझ रहे यस बैंक। जैसा कि आपको पता होगा अभी हाल ही में क्या है, यस बैंक में एक बहुत ही बड़ा घोटाला सामने आया है और जिसके कारण वो क्या है, नकदी समस्या से क्या है जूझ रहा है। के कारण 7,250 करोड़ के शेयर खरीदकर 49% हिस्सेदार कौन बन गया है, SBI बैंक। तो जब यस बैंक क्या है नकदी की समस्या से जूझ रहा था तो उसको सपोर्ट किया है किसने, SBI ने, और SBI ने यस बैंक के 49% जो शेयर थे उनको क्या है खरीद लिया है और उसकी जो समस्या थी उसको क्या है दूर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 34। फोन पे ने ग्राहकों को UPI लेन देन की असुविधा हेतु जिस बैंक से साझेदारी की है, देखिए जो फोन पे ऐप है जिससे हम क्या है डिजिटल लेन देन करते हैं, ये भी यस बैंक से ही जुड़ा था। और जब यस बैंक में नकदी की समस्या आई तो फोन पे के द्वारा भी जो ट्रांजैक्शन किए जाते थे वो भी क्या है आसानी से नहीं हो रहे थे, जिसके कारण फोन पे ने ICICI बैंक से क्या कर लिया, एक साझेदारी कर ली और वहां उसको क्या है जो ग्राहकों को फोन पे की सुविधा थी वो आसानी से प्राप्त हो सकी। यहाँ पर ब्रैकेट में आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यस बैंक। तो फोन पे पहले किससे जुड़ा हुआ था, यस बैंक से जुड़ा हुआ था। जब यस बैंक में क्या है समस्या आने लगी तो उसने क्या है ICICI के साथ क्या कर लिया, कॉन्टेक्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 35। स्वयं सहायता समूह जिसे SHG के नाम से जाना जाता है के लिए विशेष विभाग बनाने वाला पहला राज्य, और ये राज्य कौन सा है, उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी दोस्तों याद रखिए, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और इसने क्या है स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष विभाग बनाने की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 36। महिला T20 विश्व कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिनको चुना गया है वो है पूनम यादव। ठीक है, तो महिला T20 विश्व कप मैंने बताया था, महिला T20 विश्व कप को किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और उपविजेता कौन रहा है, इंडिया उसमें उपविजेता रहा है। और उसके बाद जो विश्व कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाए गए, टीम चुनी गई है, जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई है उसमें केवल एक ही भारतीय खिलाड़ी को क्या है स्थान मिल पाया है, उनका नाम क्या है, पूनम यादव। और ये क्या है आफ्टर इवेंट, जो विश्व कप था T20 उसके होने के बाद क्या है इनका नाम उसमें आया है। उसके बाद जो टीम बनाई गई है तब इनके बारे में क्या है घोषणा करी गई है। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 37। BCC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। उस सर्वेक्षण किससे संबंधित है, देखें, विश्व के सर्वकालिक सबसे महान नेता के रूप में जो चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं, महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय पर क्या है ये लाहौर के क्या है, जो लाहौर पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहां के राजा रहे थे। तो उसका एक सर्वे कराया गया था BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन के द्वारा। तो उसमें सबसे ज्यादा जो वोट मिले हैं 38% वो महाराजा रणजीत सिंह को मिले हैं। और ये क्या है 19वीं सदी में क्या थे भारत में ये क्या थे महाराजा रहे थे। तो 19वीं सदी में जो महाराजा रणजीत सिंह थे इनको BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन के द्वारा सर्वकालिक सबसे महान नेता के रूप में क्या है यहाँ पर चुना गया है। तो दोस्तों ये जो सीट थी ये मार्च करंट अफेयर की सीट थी जो कि अभी फर्स्ट पार्ट बन के आया है। और इसके बाद मार्च करंट अफेयर की सेकंड सीट आना बाकी है जो कि आपको आगामी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। और यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आगामी नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो सकें। तो जुड़े रहिए साईं क्लासेस सादाबाद से। धन्यवाद।